जेनेटिक मैपिंग आज का टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट का है ये जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग में बेसिकली जो देयर इज कंटेंट लाइक दैट इंट्रोडक्शन एंड जेनेटिक मैपिंग के टाइप्स क्या होते हैं। जेनेटिक मैपिंग 2 टाइप्स की होती है, लिंकेज मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग। अगर लिंकेज मैपिंग है तो जीन एक दूसरे से किस टाइप से लिंक्ड है। फिजिकल मैपिंग है तो कितने कितने डिस्टेंस पे जीन एक दूसरे के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, दैट इज द फिजिकल मैपिंग। देन टाइप्स ऑफ फिजिकल मैपिंग, chromosomal या types of cytogenetics map, then RH, radiation hybrid and sequencing map। तो जेनेटिक मैपिंग में बेसिकली जीन की लोकेशन को पता करते हैं हम। जीन की जो पर्टिकुलर लोकेशंस होती है उसके बारे में कंफर्मेशन लेते हैं हम। लोकेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम एंड डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर बीड के जैसी स्ट्रक्चर जगह जगह पड़ी हुई होती है, दाने की जैसी स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई होती है। तो जो दाने की जैसी स्ट्रक्चर होती है, 2 जीन के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, कितनी दूरी आ रही है, वो जेनेटिक मैप के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर पर्टिकुलर कौन से रीजन पे जीन प्रेजेंट है, कौन सा स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है और किस स्पेसिफिक जीन का क्या वर्क है, उसका लोकेशन क्या है, उसका दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो जेनेटिक मैप के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ बेसिकली टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ डाइज वगैरह, फ्लोरेसेंट डाइज वगैरह भी होती हैं जो पर्टिकुलर डीएनए में जीन की लोकेशन को पता करती हैं। तो genetic map is a way to identify exactly which chromosome has which gene and exactly pinpointing where that gene lie on the particular chromosome। Basically genetic mapping एक तरीके का एक वे है जहाँ पे एग्जैक्टली हमें ये पता हमें ये बताता है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा जीन पर्टिकुलर कौन सी लोकेशन पर पिन पॉइंटेड है, कौन सी लोकेशन पर जीन पड़ा हुआ है और पर्टिकुलर उस क्रोमोसोम का फंक्शन, उस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है। Mapping also act as a method in determining which gene is most likely combined based on distance between 2 gene। और basically 2 जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता चलता है। जो जेनेटिक मैपिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, लिंकेज मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग। बात करते हैं हम लिंकेज मैपिंग की। जो लिंकेज मैप है, लिंकेज मैप क्या बताता है, शो द अरेंजमेंट ऑफ जीन एंड जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर के थ्रू जो जीन का अरेंजमेंट है क्रोमोसोम के ऊपर वो आइडेंटिफाई किया जाता है अलोंग द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर दैट मीन्स क्रोमोसोम के साथ जो जीन का अरेंजमेंट प्रेजेंट है एक बीड के जैसी स्ट्रक्चर, जैसे माला होती है मोतियों की, लाइक दैट डोरी है एक क्रोमोसोम के जैसा, जो धागा है, जो थ्रेड है, उसे मान लिया हमने क्रोमोसोम। उसके ऊपर जो बीड की जैसी स्ट्रक्चर है, लाइक दैट छोटे छोटे दाने प्रेजेंट है, उसे मान लिया हमने जीन। तो वो जीन एक जैसे मोती होते हैं, एक धागे में पिरोए हुए होते हैं, तो पर्टिकुलर मोतियों की उस धागे के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, कितने डिस्टेंस वो प्रेजेंट है, तो वो है लिंकेज मैप। लिंकेज मैप में मतलब दैट मीन्स क्या अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब कितनी कितनी दूरी पे, कितने कितने डिस्टेंस पे, एक दूसरे से कितने कितने डिस्टेंस पे जीन थ्रेड के अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो लिंकेज मैप बताता है हमें जीन का अरेंजमेंट क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि कैलकुलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से, calculated by frequency with which they are inherited together। कौन सी फ्रीक्वेंसी, जो एक दूसरे के साथ वो इनहेरिटेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो जीन इनहेरिटेड रहते हैं उस फ्रीक्वेंसी से हम जीन का अरेंजमेंट क्रोमोसोम के ऊपर पता करते हैं।
Linkage map is a map based on frequency of recombination between marker during crossing over of homologous chromosome. Homologous chromosome यानी कि जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, उन एक जैसे क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंकेज मैप है, लिंकेज मैप फ्रीक्वेंसी के बारे में आइडेंटिफाई करता है, फ्रीक्वेंसी जीन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। दैट मीन्स कितनी फ्रीक्वेंसी पे दोनों जीन का अरेंजमेंट प्रेजेंट है। द ग्रेटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जेनेटिक मार्कर further apart they are assumed by the conversely the lower of frequency of recombination between the marker the smaller the physical distance between them. That means अगर frequency ज़्यादा होगी, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन या सेग्रीगेशन या दो जीन के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी टू जेनेटिक मार्कर के बीच में, तो वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, दो जीन की अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो वो एक दूसरे से कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, तो वो एक दूसरे से कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो मार्कर्स होते हैं और ओरिजिनली यूज्ड फॉर डिटेक्टेबल फिनोटाइप्स, दैट मीन्स जो मार्कर प्रेजेंट होते हैं, जो लिंकेज मैपिंग के लिए मार्कर्स होते हैं, वो जो जीन के फिनो टाइप्स को डिटेक्ट करते हैं। दैट मीन्स एंजाइम्स का प्रोडक्शन कौन सा जीन कर रहा है, आई कलर कौन सा जीन दे रहा है, एंड डेराइव फ्रॉम कोडिंग डीएनए सीक्वेंस। और वो किस चीज से डेराइव होते हैं, डेराइव फ्रॉम कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, कोडिंग डीएनए के सीक्वेंस से वो डेराइव होते हैं। confirmed या assumed non-coding DNA sequence such as microsatellite or those generating restriction fragment length polymorphism have been used. जो linkage mapping में as a genetic marker use किए जाते हैं, वो genetic marker क्या काम करते हैं, जो जीन है, जीन के phenotypes को detect करते हैं। That means कौन सा जीन एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सा जीन आइस का प्रोडक्शन कर रहा है, इन सब जीन्स को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके लिए जैसे कि RFLP टेक्निक है, RFLP टेक्निक का हम यूज एज ए जेनेटिक मार्कर लिंकेज मैप में करते हैं। माइक्रोसैटेलाइट्स का भी यूज हम एज ए जेनेटिक मार्कर लिंकेज मैप में करते हैं। सो लिंकेज मैप हेल्प रिसर्चर्स टू लोकेट अदर मार्कर्स सच एज अदर जीन बाय टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक लिंकेज ऑफ द ऑलरेडी नोन मार्कर। In the early stage of developing genetic marker, the data are used to assemble linkage group, a set of genes which are known to be linked. A knowledge advance, more marker can be added to a group until the group convert an entire chromosome. For well studies organism, the linkage group correspond 1 to 2 with the chromosome. That means जो linkage map होते हैं, लिंकेज मैप से हम लिंकेज मैप के थ्रू हम जीन का लोकेशन पता करते हैं। लिंकेज मैप में जो हम मार्कर्स यूज करते हैं, जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, लाइक दैट जेनेटिक मार्कर कौन कौन से, जैसे कि माइक्रोसैटेलाइट, RFLP, इस टाइप की जो टेक्निक्स हैं वो एज आ जेनेटिक मार्कर यूज होती हैं, एज आ जेनेटिक मार्कर यूज होती हैं। ये जेनेटिक मार्कर लिंकेज मैप को क्लियर करने में हेल्प करती हैं। जो जीन का जो लिंकेज होता है एक दूसरे के साथ, क्या फिनोटिपिकली वो लिंक्ड है एक दूसरे से, लाइक दैट कौन सा जीन क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उन सबको आइडेंटिफाई करती हैं ये टेक्निक्स। तो जो लिंकेज ग्रुप होता है, इसे हम एक तरीके से लिंकेज इन जेनेटिक मार्कर्स को हम एक लिंकेज ग्रुप में कंसिडर कर सकते हैं। लिंकेज ग्रुप मतलब लिंकेज ग्रुप के अंदर वो जेनेटिक मार्कर्स आ गए जिनके थ्रू हम जीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जीन का फिनोटिपिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और फिनोटिपिकली आइडेंटिफिकेशन मींस एंजाइम का प्रोडक्शन, आइज का कलर, हेयर्स का कलर, इस टाइप से जो भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उन सभी मार्कर्स को एज अ लिंकेज ग्रुप में हम कंसिडर करते हैं।
लिंकेज मैप है ये। लिंकेज मैप में हमारे पास दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट हैं। दोनों डिफरेंट जीन जब एक दूसरे के साथ कॉइल अप होंगे तो उनकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी। एक जीन हमारे पास ब्लू कलर का और एक पिंक कलर का प्रेजेंट है। पिंक और ब्लू कलर का जीन जब एक दूसरे के साथ कॉइल अप होंगे तो पिंक कलर ब्लू में ट्रांसफर होगा, ब्लू कलर पिंक में ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स अगर हम इसे और दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो एक क्रोमोसोम, एक जीन है, मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर है। डीएनए की स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है। तो जो जीन प्रेजेंट है वो ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, जो कि ब्लू कलर का है। देन पिंक कलर का स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, जो कि पिंक कलर का है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराया गया होमोलोगस क्रोमोसोम में एक दूसरे के, ये जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराया गया तो ए और बी ने क्रॉसिंग ओवर लिंकेज किया पिंक स्मॉल सी के साथ, और स्मॉल ए एंड बी ने लिंकेज किया कैपिटल सी ब्लू के साथ। तो इस टाइप से सबसे लास्ट वाली स्ट्रक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हुआ, दूसरा मटेरियल फर्स्ट स्ट्रैंड में ट्रांसफर हुआ। लिंकेज मैप के बाद बात करते हैं फिजिकल मैप की। फिजिकल मैपिंग जो टेक्निक होती है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज्यादा यूजफुल है। क्या डिफाइन करती है वो, क्या आइडेंटिफाई करती है वो, आइडेंटिफाई करती है ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर एंड फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। दो जीन के बीच में फिजिकल दूरी कितनी है, कितनी कितनी दूरी पर वो फिजिकल जीन प्रेजेंट है। डीएनए बेस पे, डीएनए मार्कर्स के थ्रू, उनके लिए भी मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें डीएनए मार्कर बोलते हैं। दैट मीन्स जो जीन मैपिंग टेक्निक है वो जीन मैपिंग टेक्निक डीएनए बेस पेयर के सीक्वेंस को बताती है। डीएनए बेस पेयर के सीक्वेंस को बताती है हाई एक्यूरेसी के साथ। मतलब उसमें ये नहीं है कि कोई भी जीन का डिस्टेंस हमसे स्किप हो जाएगा या किसी भी जीन का लिंकेज हमसे स्किप हो जाएगा। हाई एक्यूरेसी, दैट मीन्स अगर जीन की जहां लोकेशन है वहां पे लोकेशन प्रेजेंट है ही। जेनेटिक मैपिंग एक जो दूसरी अप्रोच है जेनेटिक मैपिंग की, वो मार्कर प्रोवाइड करती है। बिकॉज ऑफ जेनेटिक मैपिंग में, फिजिकल मैपिंग में भी हम मार्कर्स यूज करते हैं, लिंकेज मैपिंग में भी मार्कर्स यूज करते हैं जीन की लोकेशन और जीन के लिंकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मार्कर्स प्रोवाइड करती है। मार्कर्स यूज फिजिकल मैपिंग में भी होते हैं, जीन मैपिंग में भी होते हैं। हाउएवर द फर्दर डिड्यूस द रिलेटिव जीन पोजीशन बाय रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो आइडेंटिफिकेशन है जीन की पोजीशन पे, जीन की पोजीशन बताता है। दैट इज द लेस एक्यूरेट देन द लेटर। फिजिकल मैपिंग का जो यूज होता है, फिजिकल मैपिंग में डीएनए फ्रेगमेंट का यूज करते हैं, डीएनए मार्कर का यूज करते हैं, जिसमें डीएनए के लार्ज पीसेस को असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं। विद द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ फ्रेगमेंट, रिसर्चर कैन डिड्यूस द पोजीशन ऑफ द डीएनए बेस। दैट मीन्स जो फिजिकल मैपिंग है, फिजिकल मैपिंग में डीएनए का, जो डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, उनकी दूरी पता लगाने के लिए हम फिजिकल मैपिंग के मार्कर्स का यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक दैट सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, रेडिएशन हाइब्रिडाइजेशन, इन शिटू हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइप की ये टेक्निक्स हैं जो जीन की लोकेशन को पता करती है। और फिजिकल मैपिंग में क्या था, फिजिकल मैपिंग में कौन कौन से टेक्निक हम यूज कर रहे थे फिजिकल मैपिंग में, लाइक दैट RFLP एंड माइक्रोसैटेलाइट। ये वो टेक्निक है जो लिंकेज मैपिंग में, जो लिंकेज मैपिंग में यूज होती हैं। और फिजिकल मैपिंग में लाइक दैट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एंड रेडिएशन हाइब्रिडाइजेशन एंड सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइप के मार्कर्स, जो इस टाइप की टेक्निक्स होती हैं, ये फिजिकल मैपिंग में यूज की जाती हैं। डिफरेंट अप्रोच टू फिजिकल मैपिंग आर वेरिएबल फॉर एनालाइजिंग डिफरेंट साइज ऑफ जीनोम अचीविंग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी। दैट मीन्स क्या है कि फिजिकल मैपिंग के थ्रू अगर हमें डिफरेंट साइज के जीन का पता चलता है, तो डिफरेंट साइज का जीन डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट होगा, डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट होगा, तो डिफरेंट उसकी एक्यूरेसी
एक्यूरेसी होगी, मतलब जो जो उसके अचीवमेंट होंगे, जो उसका वर्क होगा वो डिफरेंट होगा. लो एंड हाई रेजोल्यूशन मैपिंग आर टू क्लासेस फॉर वेरियस रेजोल्यूशन ऑफ जीनोम, पर्टिकुलरली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रोमोसोम. जब हम किसी भी क्रोमोसोम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के थ्रू हम टू क्लासेस जो फिजिकल मैपिंग है और लिंकेज मैपिंग है, उन्हें उनके बारे में अच्छे से हम जीन की लिंकेज का पता होना चाहिए और जीन की लोकेशन का हमें पता होना चाहिए. फिजिकल मैपिंग में बेसिकली 3 बेसिक वेराइटीज होती हैं फिजिकल मैपिंग की, लाइक दैट फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन साइट मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग बाय क्लोन. जो फिजिकल मैपिंग होती है उसके तीन टेक्निक्स के थ्रू हम फिजिकल मैपिंग करते हैं. फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन यानी कि फिश, FISH, रिस्ट्रिक्शन साइट मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग बाय क्लोन. जो गोल होता है फिजिकल मैपिंग का, जनरली एक सिंपल सी लैंग्वेज में जो इसका मेन है, लोकेशन पता करना, जीन कौन सी लोकेशन पर प्रेजेंट है. बेसिकली समटाइम ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं चल पाता कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सा जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर किसी को एक अस्थमा की प्रॉब्लम है, कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन वो अस्थमा की प्रॉब्लम जाती जाती है, तो अगर पर्टिकुलर उस किसी जीन को हम परमानेंटली उस जीन को डिस्ट्रॉय करना चाहें, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जीन अस्थमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है. तो अगर हमें उस जीन सब ज्यादा ऐसे ही, जैसे शुगर का अगर कोई पेशेंट है, इंसुलिन की किसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस जीन का हम ये पता, ये इस फिजिकल मैपिंग से ये पता कर सकते हैं हम कि ये जीन पर्टिकुलर उस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है और वो कंटिन्यूअसली ये ही जीन इस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है. वैसे ही अगर प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं, तो कोई जीन अगर रिसेसिवनेस शो कर रहा है, अगर ड्वार्फ है, छोटा है, तो वो कंटिन्यू, उसे हमने कितना भी, हमने कुछ भी दे दिया, लाइक दैट कोई भी हमने न्यूट्रेंट अप्लाई कर लिया, लेकिन उसकी हाइट कम नहीं हुई, तो इस टाइप से हम सब उस प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे साइलेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे. तो हम पहले ये पता करेंगे कि जीन पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे प्रेजेंट है, कौन सी लोकेशन है उसकी और वो क्या वर्क कर रहा है. कौन सा जीन ऐसा है जो रिसेसिवनेस शो करता जा रहा है कंटिन्यूअसली, अगर हम उस जीन का आइडेंटिफाई करेंगे, तो तब उसका सब्सटीट्यूट हम सर्च करते हैं, सब्सटीट्यूट हम उसका वहां पे रिप्लेस करते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है. इसीलिए जेनेटिक मैपिंग, फिजिकल मैपिंग का जो आज की डेट में यूज होता है, इम्प्रूव करने के लिए होता है. कोई भी अगर डिजीज है, उसे डायग्नोज करना, डायग्नोज करके उसका फर्दर हम ट्रीटमेंट ला सकें कि क्या ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, पर्टिकुलर इस चीज के लिए यूज होता है. सो जो गोल है फिजिकल मैपिंग का, is a common mechanism under genomic analysis is to obtain a complete genomic sequence in order to deduce any association between जो फिजिकल मैपिंग का गोल है, जो अचीवमेंट है फिजिकल मैपिंग का, दैट मीन्स जीनोमिक एनालिसिस. जीनोम को एनालाइज्ड करना. जीनोम को एनालाइज्ड किस टाइप से करेंगे, जीन का लोकेशन पता करके, पर्टिकुलर कौन सा जीन क्या वर्क कर रहा है, कौन से लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है. इट इज ऑब्टेन्ड अ कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस. तो उसके लिए वो क्या करेगा, कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस को बनाएगा, in order to deduce any association between the target DNA sequence and phenotypic trait. चाहे वो फिनोटिपिकली ट्रेट हो, चाहे वो टारगेट डीएनए सीक्वेंस हो, उनके बिहार पर जो डीएनए का पर्टिकुलर लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई करेगा. और आइडेंटिफाई करने का क्या रीजन है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी प्लांट में कोई प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, लाइक दैट ड्वार्फनेस की, लाइक दैट वीक स्टैम की, तो अगर उसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमने उसमें ऑलरेडी हम इतने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा चुके हैं, वो नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो तब हम उसका साइलेंट मॉलिक्यूलर लेवल पर एनालिसिस करते हैं. और साइलेंट मॉलिक्यूलर लेवल पर एनालिसिस करने पे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर ये जीन जो इस लोकेशन पर प्रेजेंट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इफ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द जीन विच कंट्रोल सर्टेन फिनोटाइप्स are known is to be possible resolve genetic disease. अगर हम कहने का मतलब ये है कि सपोज हमने ये पता कर लिया कि ये जीन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ड्वार्फनेस की, ये इस लोकेशन पर प्रेजेंट है, अगर हम उसमें टॉलनेस का जीन इंप्रूव करेंगे,
कितना हमें इम्प्रूव करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ अगर हमने उसे हाई क्वांटिटी में टॉलरेंस का जीन हमने प्रोवाइड करा दिया तो प्लांट लंबा टॉल टॉल देन टॉल ही होता चला जाएगा, तो वो भी हमारे लिए बेकार है। तो क्वांटिटी भी हमें पता होनी चाहिए कि हम जिस जीन के जो जिस प्लांट के अंदर जो टेक्निक्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस जीन को पर्टिकुलर हम डाल रहे हैं, वो सही भी है या नहीं है। तो if the actual position of the gene which control certain phenotypes, कुछ phenotypes को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें आईज का कलर चेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल रिजॉल्व जेनेटिक डिजीज, और जो जेनेटिकली डिजीजेस चली आ रही हैं वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इनके थ्रू बाय द प्रोवाइडिंग एडवाइस और प्रिवेंशन द डेवलपिंग न्यू ट्रीटमेंट को डेवलप करके कुछ चीजों को प्रिवेंट करके हम जो इनके अंदर चेंजेस होते हैं एक्चुअल में जीन के, वो चेंजेस हम ला सकते हैं। ये है आपका फिजिकल मैपिंग में, ये है जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग दैट मीन्स ये एक थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रैंड है ये पूरा। इस स्ट्रैंड में ये बीच में राउंड अप जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर में आपको 20 30 30 20 25 और ये यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, जीन की लोकेशन प्रेजेंट है। साइटोजेनेटिक मैप में हमने साइटोजेनेटिकली हमने इसे आइडेंटिफाई किया, तो ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में इसकी एक छोटी आर्म है और एक बड़ी आर्म है। स्मॉल आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं और बिग आर्म को वो सॉरी स्मॉल आर्म को पी आर्म बोलते हैं और बड़ी आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। फिर इसका फिजिकल मैपिंग हम पता करेंगे, तो फिजिकल मैपिंग में दैट मीन्स पर्टिकुलर जीन का लोकेशन, अगर हमने आपको दिखाई दे रहा होगा फिजिकल मैपिंग में कितने 11.22 से लेकर 11.1 यहाँ तक का हमने जीन सीक्वेंस लिया, तो 25 से 50 आया, 25 से 50 आया, देन 75 100 125 150 इस टाइप से। लेकिन अगर हमने इसमें 50 और 70 के बीच में भी हमें जीन का सीक्वेंस पता करना है, तो हमें जीन का सीक्वेंस पता चलेगा कि वहां उनके बीच में जो जीन का सीक्वेंस है वहां पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, एडेनिन थाइमीन साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन थाइमीन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन, इस टाइप का जो जीन सीक्वेंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फिजिकल मैपिंग का जो टाइप्स होता है, फिजिकल मैपिंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, क्रोमोसोमल या टाइप्स ऑफ साइटोजेनेटिक मैप या रेडिएशन हाइब्रिड मैप एंड सीक्वेंसिंग मैप। बेसिकली जेनेटिक मैप्स के अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो जेनेटिक मैप्स को हम लिंकेज मैप भी बोल सकते हैं। जेनेटिक मैप इज आल्सो कॉल्ड एज लिंकेज मैप एंड ऑफन evidence that disease transmitted from parent to child is linkage to one or more gene। जो लिंकेज मैप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो डिजीज जो हम जीन की मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग मतलब जीन का हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स जो डिजीज चाइल्ड से पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर हुई है, कौन सा जीन है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मैपिंग एक तो ये चीज बताता है कि कौन सा जीन क्या डिजीज कॉज कर रहा है, दूसरा ये भी प्रोवाइड कराता है कि जो क्रोमोसोम कौन से जीन को उसने पर्टिकुलर रखा हुआ है और कौन सा जीन है जो कौन सी लोकेशन पर पड़ा हुआ है और कौन सा जीन प्रिसाइज फॉर्म में है, दैट मीन्स कौन सा जीन दूसरे जीन से दबा हुआ है, वो चीज भी यहाँ पर जेनेटिक मैपिंग के थ्रू पता चलती है। Genetic mapping have been used successfully to find the gene responsible for relative rare single gene inherited disorders such as cytic Dechny muscular dystrophy। That means जितनी भी जो genetically inherited diseases होती हैं उनका पता हम genetic map के थ्रू करते हैं। Genetic map also helpful in गाइडिंग साइंटिस्ट टू मैनी जीन, बहुत सारे जीन का कंफर्म रोल प्ले करने के लिए पर्टिकुलर किस जीन का क्या रोल प्ले है, लाइक दैट कौन सा जीन ऐसा है जैसे कि कौन सा जीन कौन सा डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, लाइक दैट अस्थमा, हार्ट डिजीज, डायबिटिक, कैंसर, इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं कौन से जीन से कौन सा जीन है जो क्रिएट कर रहा है और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ये वही फर्दर डायग्राम में जो रिपीट हो गया है।
जेनेटिक मैप को प्रोड्यूस करने के लिए रिसर्चर जेनेटिक मैप पे किस तरीके से काम करेगा। अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में एक्सट्रैक्ट को निकालेगा, एक्सट्रैक्ट को निकाल के उसका तब वो यूज करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो वो ब्लड कलेक्ट करेगा, ब्लड को कलेक्ट करके टिश्यू सैंपल से फिर उसके देन फैमिली मेंबर से वो टिश्यू उसने कलेक्ट किया, फिर कलेक्ट करके उसे लैबोरेटरी टेक्निक्स के बिहाफ पे, जैसे मैंने अभी आपको लिंकेज में बताई थी, जो लिंकेज में टेक्निक्स थी लाइक दैट माइक्रोसैटेलाइट वगैरह, इन सब के थ्रू वो टेक्निक परफॉर्म करेगा। देन डीएनए को आइसोलेट करके उसे एग्जामाइन करेगा। एग्जामाइन करने का मतलब उसे उसका निरीक्षण करेगा कि डीएनए में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है कौन कौन से लोकेशन पर कौन सा जीन प्रेजेंट है वहां पे, फिर उसी के हिसाब से उस मार्कर को यूज करके जीन के लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन करेगा। तो डीएनए मार्कर डोंट बाय देमलेस आइडेंटिफाई द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। जो डीएनए मार्कर्स होते हैं डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रेट बाय ट्रेट इस चीज को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन जो रफली आइडिया लग जाता है कि क्रोमोसोम के ऊपर कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन प्रेजेंट है, वो भी डीएनए मार्कर के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जंपिंग जीन यानी कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, दैट मींस जंपिंग जीन। जंपिंग जीन का जो बेसिकली वर्क है दैट मींस जंप करना। कौन सा जीन, जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन जंप करते हैं उनके बारे में जो आइडेंटिफिकेशन करना होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। दैट मींस एक लोकेशन से जब जीन ट्रांसफर होकर दूसरी लोकेशन पर पहुंचता है तो वो होता है ट्रांसफर, दैट मींस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते क्या हैं, देन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी फैमिलीज हैं, जो ट्रांसपोजोन्स फैमिलीज में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, देन एप्लीकेशंस क्या है, और फिर देन नेगेटिव इफेक्ट क्या है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को जंपिंग जीन भी बोलते हैं। जंपिंग जीन, जो जीन जंप करते हैं, जंपिंग जीन भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को बोलते हैं। ये वो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करते रहते हैं। क्रोमोसोम की यानी कि जो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर को हमने क्रोमोसोम मान लिया, और बीड जैसी स्ट्रक्चर को हमने जो बीड जैसी जीन की स्ट्रक्चर है उसे हमने लाइक दैट मोती मान लिया। सपोज करो जो मोतियों की माला होती है मोती मान लिया। एक मोती अपने आप से एक स्थान को चेंज करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया, तो उसे बोला गया जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को जंपिंग जीन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली डीएनए के सीक्वेंसेस पड़े हुए होते हैं, बीट की जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जंप कर जाती है। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, जीनोम के दूसरे लोकेशन पर जंप कर जाती है। जो जीन जंप करती है वो जो जंपिंग जीन होता है, जैसे ही दूसरी लोकेशन पर जंप करता है, जिस लोकेशन पर वो प्रेजेंट है, अगर उसने अपनी लोकेशन खाली करी और उसके बाद दूसरी लोकेशन पर गया, तो दैट मीन्स जो ऑलरेडी लोकेशन प्रेजेंट है, जिस लोकेशन पर पहले से ही जीन प्रेजेंट था, वो उसे 100% डाई कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो समटाइम इसे सुसाइड जीन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीन अपने स्थान से दूसरे स्थान पे गया, जैसे ही अपने दूसरे स्थान पे गया, वो खाली स्थान पे नहीं गया, ऑलरेडी वहां पे एक और जीन प्रेजेंट था और उसके ऊपर उसने जंप किया है, तो दूसरे वाले जीन को उसने सुसाइड कर दो, नहीं सुसाइड नहीं बोलेंगे, इसे सेल्फिश जीन भी बोलते हैं, कि ये जो जंपिंग जीन होते हैं वो सेल्फिश जीन होते हैं। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को जंपिंग जीन भी बोलते हैं। जंपिंग जीन में बेसिकली यही होता है कि जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। इस एलिमेंट्स का जो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया गया था, अब से 50 साल पहले इसका आइडेंटिफाई किया था। जेनेटिक्स थे बारवाला मिकलिनटॉक ने इस जीन को आइडेंटिफाई किया था। कहाँ पे आइडेंटिफाई किया था? कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई किया था, जो कि इस टाइम न्यूयॉर्क में है। कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी में इसे आइडेंटिफाई किया था, जो कि इस टाइम न्यूयॉर्क में है। जो बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट ने इनिशियली स्पेक्टिकल ऑफ मिकलिनटॉक डिस्कवरी, दैट मींस जो और भी दूसरे बायोलॉजिस्ट आए, उन बायोलॉजिस्ट ने मिकलिनटॉक की इस डिस्कवरी को इनिशिएट किया, मतलब सपोर्ट किया कि हाँ भाई जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो जीन जंपिंग जीन होते हैं, सेल्फिश जीन प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर।
However, the next several decades, however, it become apparent that not only the transposable elements, but they are also found in almost all organisms. ये देखा गया कि ये कुछ में ही प्रेजेंट नहीं होते, ये सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं सल्फेज जीन. तो बट एंड प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये टिपिकली बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में होते हैं. जंपिंग जीन यानी कि जिन्हें हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली 50% ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और 90% मेज जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. मक्का 90% मेज जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसपोजेबल की बात करते हैं. जो ट्रांसपोजे कितने टाइप के ट्रांसपोजेबल होते हैं, ये ट्रांसपोजोन्स जो का जो टाइप्स है, ये दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और एक होता है ट्रांसपोजोन्स. रेट्रो ट्रांसपोजोन को बोलते हैं टाइप क्लास फर्स्ट और ट्रांसपोजोन को बोलते हैं क्लास सेकेंड. जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लास बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ट्रांसपोजोन्स. ट्रांसपोजोन्स के मेथड के अकॉर्डिंग इसे दो क्लास में डिवाइड किया गया है. एक है रेट्रो ट्रांसपोजोन, दूसरा है ट्रांसपोजोन्स. जो रेट्रो ट्रांसपोजोन है, रेट्रो ट्रांसपोजोन को क्लास 1 भी बोलते हैं, क्लास 1 ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं. क्लास 1 ट्रांसपोजोन में रिवर्स ट्रांसपोजोन्स यूज होता है. रिवर्स ट्रांसपोजोन्स यूज होता है जो कि आरएनए बनाता है. आरएनए इंटरमीडिएट होता है ट्रांसपोजोन करने के लिए, जीन को ट्रांसफर करने के लिए आरएनए इंटरमीडिएट होता है. ये जो रेट्रो ट्रांसपोजोन होता है एनकोड करता है इंटीग्रेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ट्रांसपोजोन्स के लिए. एनकोड इंटीग्रेट एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर ट्रांसपोजोन. रेट्रो ट्रांसपोजोन्स वायरस में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? वायरस में. रेट्रो ट्रांसपोजोन्स वायरस में पाया जाता है. रेट्रो ट्रांसपोजोन्स दूसरा है ट्रांसपोजोन्स, जिसे क्लास सेकेंड भी बोलते हैं. उसके अंदर डीएनए का फ्रेगमेंट होता है. रेट्रो ट्रांसपोजोन के अंदर आरएनए का था, ठीक है. ट्रांसपोजोन्स के अंदर डीएनए का फ्रेगमेंट होता है. डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसपोजोन डायरेक्टली फ्रॉम डीएनए सेगमेंट टू डीएनए सेगमेंट. इसमें डीएनए सेगमेंट टू डीएनए सेगमेंट डायरेक्टली ट्रांसपोजोन होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है. प्रोड्यूसिंग आर डीएनए कॉपीज दैट ट्रांसपोजोन, यानी कि रेप्लिकेटेड ट्रांसपोजोन्स भी हम इसे बोल सकते हैं. इसमें डीएनए की कॉपीज बनती हैं, जबकि रेट्रो ट्रांसपोजोन में डी आरएनए इंटरमीडिएट होता है, कोई भी उसमें आरएनए की कॉपीज नहीं बनती हैं. प्रोड्यूस करेगा डीएनए की कॉपीज, कट करेगा या पेस्ट करेगा न्यू लोकस पर कट करके पेस्ट करता है, यानी कि कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन्स का काम करता है. ट्रांसपोजोन को एनकोड करता है, ट्रांसपोजोन्स को घेरे हुए रहता है ये ट्रांसपोजिशंस के लिए, ठीक है. कैन कैरी एडिशनल जीन, इसके पास एक्स्ट्रा में भी जीन होते हैं जो ट्रांसफर होने के लिए तैयार रहते हैं. ज्यादातर ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. रेट्रो ट्रांसपोजोन वायरस में पाया जाता है और ट्रांसपोजोन्स यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. ये है रेट्रो ट्रांसपोजोन क्लास फर्स्ट. दूसरा है डीएनए ट्रांसपोजोन क्लास 2. और रेट्रो ट्रांसपोजोन में सपोज करो ब्लू कलर का है ये डोनर डीएनए है और जो येलो कलर का है ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ट्रांसपोजोन है. दैट मीन्स ये मटेरियल ट्रांसफर होगा. तो डोनर डीएनए रेट्रो ट्रांसपोजोन को कैरी करता है, ट्रांसपोजोन को कैरी करके ट्रांसक्रिप्शन स्टेज आई. ट्रांसक्रिप्शन स्टेज से आरएनए इंटरमीडिएट, ये जो येलो कलर का पार्ट है ये आरएनए इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा. दैट मीन्स ये ही पार्ट ट्रांसफर होगा. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में डीएनए इंटरमीडिएट, देन इंटीग्रेशन होके जो टारगेट डीएनए है दोनों साइड, जो टारगेट जिसके अंदर जहाँ पे जिस लोकेशन पर ट्रांसफर होगा वहां पे जाके ट्रांसपोजोन एलिमेंट फिट हो जाता है. जबकि डीएनए ट्रांसपोजोन क्लास 2 में डोनर डीएनए दोनों साइड प्रेजेंट है. डोनर डीएनए के बीच में जो लाइट ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है आपका ट्रांसपोजोन. ट्रांसपोजोन क्लास 2. एक्सीजन होगा, एक्सीजन से डीएनए इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा. यहाँ रेट्रो ट्रांसपोजोन में आरएनए इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, लेकिन डीएनए ट्रांसपोजोन में डीएनए इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है. डीएनए इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, साथ में जो टारगेट सेल होगी वो इसके साथ अटैच्ड होगी. दोनों एक साथ अटैच होके फिर इनका इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन होने के बाद जो टारगेट डीएनए दोनों साइड प्रेजेंट है, देन ट्रांसपोजन एलिमेंट टारगेट डीएनए के सेंटर में आके प्रेजेंट हो जाएगा.
बात करते हैं फैमिलीज की। जो ट्रांसपोजोन्स की फैमिली होती है, टोटल 5 फैमिलीज है जो ट्रांसपोजोन की डिस्कवर की गई हैं, 5 फैमिलीज, जिसमें कि नंबर जो है इनके ग्रो करते हैं, न्यू ट्रांसपोजोन्स करेक्टराइज किया जाता है। ये फैमिली कैटालाइटिक मैकेनिज्म या ब्रेक या रीजॉइनिंग ऑफ डीएनए के बिहाफ पे आइडेंटिफाई की जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सम ट्रांसपोजोन्स कट करने का काम करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, पेस्ट करने का काम करते हैं ओरिजिनल डीएनए को, वाइल जो जबकि जो अदर कॉपीज होती हैं डीएनए की टारगेट सेल में, इन ये जो ये नेम जो 5 टाइप की फैमिलीज हैं वो जैसे कि डी डी ई ट्रांसपोजोन्स। डी मीन्स एस्पार्टेट, डी मीन्स फिर से एस्पार्टेट, जो डी इसका एस्पार्टेट का जो मतलब लोकेशन जो होती है, डी एस्पार्टेट ग्लूटामेट, ई ग्लूटामेट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी डी ई ट्रांसपोजोन्स दैट मीन्स अमीनो एसिड के बिहाफ पर इसे क्लासिफाइड किया गया है। ये ट्रांसपोजोन्स कंजर्व्ड अमीनो एसिड को कैरी करते हैं, कंजर्व अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। कंजर्व अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। कौन कौन से होते हैं? एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। ठीक है। एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, इन तीनों की रिक्वायरमेंट जो होती है, इनकी रिक्वायर होती है कोऑर्डिनेशन के लिए मेटल आयन में, फॉर एनालिसिस, फॉर कैटालिसिस, सॉरी। जब ये कैटालिसिस करते हैं तो इन तीनों की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्दो डी डी ई केमिस्ट्री जो एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ट्रांसपोजोन है, इनकी जो केमिस्ट्री होती है, ट्रांसपोजिशन डिफरेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में होती है। ठीक है। जो इंटीग्रेशन पॉइंट होता है इनका अलग वे में अलग तरीके से होता है। दैट मीन्स अलग अलग तरीके से ये प्रोसीजर अपना कंप्लीट करता है। these employ cut and paste mechanism। ये जो DDE यानी कि एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट है, इसमें कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म काम करता है। इस फैमिली में इज लाइक दैट मेज यानी कि ऑटोनोमस एलिमेंट, मेज के अंदर DDE ट्रांसपोजोन्स आते हैं, एज वेल एज ड्रोसोफिला P एलिमेंट, बैक्टीरियोफेज MU, TN5, TN10 एंड मैरिनर IS10 एंड IS50। इस टाइप ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर DDE ट्रांसपोजोन्स को रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कल कराऊंगी आपको। अभी आप